हेलो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 इसको डिफ़ाइन करता है। क्या लिखा हुआ है इसमें? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लिखित में होता है, कंटेन करता है एक अनकंडीशनल ऑर्डर, मतलब शर्त रहित, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं होती, और ऑर्डर करता है। जो पीछे हमने पॉइंट्स देखा था, जो प्रॉमिसरी नोट था, वो भी रिटर्न में होता है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन वो अंडरटेकिंग होती है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। यहाँ पे क्या डिफरेंस है? ये अनकंडीशनल क्या है? ऑर्डर है। तो अभी देखो, इसके बाद क्या है कि साइन बाय द मेकर। मेकर है जो इसको बनाएगा, वो क्या करेगा? इस पर साइन करेगा, डायरेक्ट करेगा कि इसको एक पर्सन को साइन करके डायरेक्ट करेगा, क्या करने के लिए कि एक अमाउंट पे करने के लिए, सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी। जो अमाउंट है वो पहले से निश्चित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, उसको पे करने के लिए किसी व्यक्ति को, निश्चित व्यक्ति को डायरेक्ट किया जाता है। ओनली टू, या फिर ऑर्डर, जिस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, ए सर्टेन पर्सन, या बीरर ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट, मतलब बीरर जिसको भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो उस टाइम पे होल्डर होगा मेच्योरिटी के टाइम पे, उस व्यक्ति को ऑर्डर करेगा कि उस टाइम पे वो पेमेंट कर दी जाए। विनिमय पत्र एक ऐसा शर्त रहित लिखित में लेखक द्वारा जो साइन किया हुआ एक ऐसा आज्ञा पत्र है, जिसमें लिखने वाला जो लिखता है एक निर्दिष्ट व्यक्ति को क्या देता है? आदेश देता है कि एक निश्चित अवधि के बाद या मांगने पर उसे या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को, या फिर उस जो डॉक्यूमेंट लिखा है, विनिमय पत्र है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसके धारक को एक निश्चित राशि है, जो फिक्स जो अमाउंट होगा, वो उसकी पेमेंट कर दे। जो व्यक्ति लिखता है, कैसे ये जो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको पूरे को समझते हैं। जैसे ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति क्या करता है? सोल्ड करता है गुड्स को बी को। तो बी के पास अभी पैसे नहीं थे, वो क्रेडिट पे अगर परचेज करता है, तो ए क्या करता है? एक यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा। जो प्रॉमिसरी नोट था, वहाँ पे कौन, जो बायर होता है, हमेशा वो लिखता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ इतने टाइम बाद इस डेट पे ये पैसे देने की प्रतिज्ञा करता हूँ। लेकिन विनिमय पत्र में ऐसा नहीं होता। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? जो सेलर है, ए ने जैसे गुड्स सेल की हैं, तो वही व्यक्ति बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा और किसके सामने प्रस्तुत करेगा? बी के सामने, साइन करने के लिए, बी के सामने एक्सेप्ट करने के लिए, खुद साइन करेगा और बी के सामने एक्सेप्ट करने के लिए कि इतने टाइम बाद आप क्या करोगे? एक निश्चित व्यक्ति को, मुझे या जिसको मैं आदेश करूं, या जिसके पास भी उस टाइम पे मैच्योरिटी के टाइम पे ऐसा डॉक्यूमेंट होगा, उसको पेमेंट की जाएगी। तो जो ए व्यक्ति है, वही यहाँ पे क्या रहेगा? सेलर भी रहेगा, वही ड्रोवर भी रहेगा, मतलब उसने वो लिखा है, उसको हम मेकर भी बोल सकते हैं। अगर मैच्योरिटी पीरियड पे वही व्यक्ति पेमेंट लेता है, हम उसको क्या बोलेंगे? पेई भी बोलेंगे। तो देखो, जो पार्टीज़ क्या क्या रहेंगी बिल ऑफ एक्सचेंज में। सबसे पहले तो क्या है? ड्रोवर है, ऐसा व्यक्ति जो विनिमय पत्र को लिखता है। तो यहाँ पे किसने लिखा है? ये ए व्यक्ति ने लिखा है, जिसके उस पर क्या होते हैं? साइन होते हैं। और जो क्या होता है, इसको हम लेनदार भी कहेंगे, क्योंकि इसे अन्य व्यक्ति से क्या है? अधिकार होता है पैसा लेने का। जिसने लिखा है उसी के पास क्या होगा? राइट होगा पैसे लेने का। देनदार व्यक्ति ड्रॉई, जिस व्यक्ति के ऊपर विनिमय पत्र लिखा जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जिस व्यक्ति के ऊपर लिखा जाता है, वो क्या करता है? उसको स्वीकार करेगा और देय तिथि पर भुगतान करने के लिए क्या होगा? उत्तरदायी। जो भी डेट लिखी जाएगी उस टाइम पे वो पैसे देने के लिए क्या होगा? उत्तरदायी। पेय व्यक्ति कौन होगा? जिसको पेमेंट की जाएगी। तो पेय यहाँ पे कौन हो सकता है? या तो जिस व्यक्ति ने लिखा है, जिसने माल बेचा है, वो व्यक्ति हो सकता है, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज को वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दे, तो वो व्यक्ति क्या माना जाएगा? पेय माना जाएगा। तो जो पेय व्यक्ति हैं यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं। एक स्पेसिमेन एक कॉपी दे रखी है यहाँ पे, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज की। इसमें फिक्स होता है कि एक साइड आप क्या लिखोगे? एड्रेस लिखोगे, डेट लिखोगे, और एक साइड क्या लिखोगे? अमाउंट लिखोगे। 2 मंथ आफ्टर डेट पे टू मी, मुझे, या फिर माई ऑर्डर, जो ऑर्डर करेगा, द सम ऑफ ₹5,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, जिसकी वैल्यू रिसीव्ड की जा चुकी है। मतलब जिस व्यक्ति ने ये लिखा है, उसने माल दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। किसने लिखा है? ये निखिल जैन लिखा हुआ है।
और उसने इस व्यक्ति के ऊपर लिखा है, यहाँ पे ये एड्रेस लिखा जाएगा। तो इस तरीके से क्या लिखा जाएगा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज। और रिवेन्यू क्या लगेगी इसके ऊपर, स्टैम्प। दो टाइप की स्टैम्प होती हैं इंडिया में, कौन कौन सी होती हैं दो टाइप की स्टैम्प्स, एक तो एडेसिव होती है, एक इम्प्रोसिव। जो ये है ये किस पे लगती है, स्टैम्प पेपर पे, जैसे प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनके ऊपर जो स्टैम्प लगती है। और लेकिन जो नॉर्मली हम जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे कौन सी स्टैम्प लगती है, रिवेन्यू स्टैम्प, जो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। जैसे देखा होगा पोस्ट ऑफिस में छोटी छोटी जो टिकट मिलती हैं 10 रुपये की, 20 रुपये की, वो क्या करती हैं, इट स्पोर्ट सम अमाउंट ऑफ मनी, मतलब ये वैल्यू को स्पोर्ट करती हैं। जैसे 1500 रुपये की है तो यहाँ पे सपोज 5 रुपये की टिकट लगेगी। सपोज करते हैं कि 10 रुपये की टिकट 1 लाख रुपये को सपोर्ट करती है, तो 1 लाख रुपये अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखे हुए हैं तो वहाँ पे 10 रुपये की टिकट लगेगी रिवेन्यू स्टैम्प के साथ। यहाँ पे क्या लगेगी, एक जो स्टैम्प है इसके साथ टिकट लगेगी। इसके बाद है हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेंगी बिल ऑफ एक्सचेंज की। सबसे पहले है लिखित, हमेशा रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा। सेकंड है अनकंडीशनल, यहाँ पे कोई भी शर्त नहीं होती, अनकंडीशन होती है कि अगर कोई कंडीशन लगी हुई है, कंडीशन के साथ ऐसा कोई डॉक्यूमेंट लिखा जाता है तो उसके ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लागू नहीं होगा, तो अनकंडीशनल रहेगा। सेकंड है ऑर्डर लेटर, ये एक ऑर्डर आदेश दिया जाता है, आज्ञा पत्र है, प्रतिज्ञा पत्र नहीं, इसको हम आज्ञा पत्र बोलेंगे। जो लेनदार है वो देनदार पर लिखेगा और यहाँ पे प्रार्थना या अनुरोध नहीं करेगा, उसको क्या देगा, ऑर्डर देगा। लेखक के क्या होंगे, ड्रॉइंग के उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे, बनाने वाला हमेशा उस पर साइन करेगा। जो अमाउंट है वो भी क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अगर अमाउंट फिक्स नहीं लिखा हुआ वो बिल ऑफ एक्सचेंज की कैटेगरी में ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। पेमेंट टू ए स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करनी है, किसी आदेशित व्यक्ति को करनी है, बीरर को, वाहक को करनी है, ये चीज़ उसके ऊपर लिखी हुई होगी। इसके बाद है फिक्स डेट ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट की डेट है वो क्या होगी, फिक्स होगी कि इस डेट को मांगने पर या जो मैच्योरिटी पीरियड टाइम पूरा हो जाएगा, टाइम पूरा होने पर पेमेंट की जाएगी। स्टैंप लगेगी। वैल्यू रिसीव्ड, विनिमय पत्र में मूल्य प्राप्त हो गया है ऐसा लिखना वैधानिक दृष्टि से आवश्यक नहीं है, मतलब बदले में कंसिडरेशन। जैसे ए ने सोल्ड की थी गुड्स किसको, बी को, तो ये लिखना ज़रूरी नहीं है कि बी को गुड्स प्राप्त हो चुकी हैं, बदले में जो कंसिडरेशन मिला है वो लिखना वैधानिक दृष्टि से यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स थी बिल ऑफ एक्सचेंज की। कुछ प्रोसिक्यूशन दिए हुए हैं जब बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले है प्लेस, प्लेस बिल के जो कोने हैं राइट साइड में लिखा जाएगा, इसके साथ फिर क्या लिखी जाएगी, डेट लिखी जाएगी। और डेट बहुत जो लिखी जानी है वो एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो मैच्योरिटी पीरियड है वो डिसाइड किया जाएगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। इसके बाद है अमाउंट अमाउंट को 2 बार लिखा जाएगा, वर्ड्स में भी लिखा जाएगा और उसमें भी लिखा जाएगा, वर्डिंग में भी और उसमें भी अमाउंट लिखा जाएगा। इसके बाद स्टैम्प, स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प लगेगी। स्टैम्प में लिखा हुआ है, बिल के कोने में जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे लिखित राशि नीचे दी गई है, ये इससे रिलेटेड स्टैम्प लगेगी। अगर भुगतान मांगने पर दिया है, मतलब जब डिमांड की जाएगी उसी टाइम पे आपको पेमेंट हो जाती है तो टिकट की आवश्यकता नहीं होती, अदरवाइज़ जो क्या लगेगी यहाँ पे टिकट लगाना आवश्यक होता है। और जो टिकट है वो हमेशा राशि के अनुसार लगाई जाती है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में आपने कितने अमाउंट डाला है, बिल ऑफ एक्सचेंज 5000 का, 10,000 का, 20,000 का, कितने अमाउंट आपने इसके अंदर लिखा है। इसके बाद है पीरियड, बिल की अवधि में बिल की अवधि से हमारा अभिप्राय क्या होगा कि कितने टाइम बाद जो ड्रॉई है वो पैसा चुकाएगा। तो बिल की भुगतान तिथि जब हम निकालेंगे इसमें 3 दिन और एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं, ग्रेस के दिन होते हैं, 3 दिन और जोड़ देंगे। जैसे 2 महीने बाद, आज से 2 महीने बाद पेमेंट आएगी तो जब आज की डेट के बाद पूरे 2 महीने बनेंगे उससे एक्स्ट्रा 3 दिन और जोड़े जाते हैं। इसके बाद है प्रतिफल जो प्राप्त हो गया है, ये बात लिखी भी जा सकती है और लिखने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है कि इस कंसिडरेशन के बदले में एक दूसरी पार्टी को कंसिडरेशन मिल चुका है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेखक के हस्ताक्षर होंगे, राइट साइड जो कॉर्नर है वहाँ पे जो मेकर है उसके क्या होंगे, इस पे साइन होंगे। नेक्स्ट है जो डिफरेंस है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट।
प्रोमिसरी नोट भी मैंने करवा दिया और बिल ऑफ एक्सचेंज भी मैंने करवा दिया है। इसके बाद एक पॉइंट और आएगा चेक। तो जो तीनों का डिफरेंस है वो इकट्ठा पढ़ लेना, आगे आ जाएगा डिफरेंस में। अब देखो कितने टाइप्स का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। यहाँ पे 2 टाइप दे रखे हैं, इनलैंड बिल और फॉरेन बिल। इनलैंड बिल में क्या होता है कि देश का जो लेखक है, जो व्यापारी है, मतलब जिसके ऊपर बिल लिखने वाला और जिसके ऊपर ऐसा बिल लिखा जाता है, दोनों क्या होते हैं, एक ही देश में, मतलब दोनों एक ही पक्ष हैं जो एक ही देश में रहने वाले होते हैं। इसको बोला जाता है देसी बिल या फिर इनलैंड बिल। जो फॉरेन बिल होता है, इसमें क्या होता है कि एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी पर ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है, मतलब जो बिल का लेखक होगा और जो ड्रॉअर होगा और जो ड्रॉई होगा, दोनों अलग अलग देशों में रहते हैं। तो एक बिल एक देश में बिल लिखा जाएगा, भुगतान कहाँ पे होगा, दूसरे देश में होगा। तो ऐसे बिल की 3 कॉपी तैयार की जाएंगी और तीनों कॉपी को अलग अलग मीडियम से किसके पास भेजा जाएगा, ड्रॉई के पास भेजा जाएगा स्वीकार करने के लिए कि इसको वो एक्सेप्ट करे। जब लेखक लिखेगा तो 3 कॉपी उसकी होंगी अलग अलग मीडियम से, जैसे एक डाक के थ्रू भेज रहे हैं हम, दूसरी किसी और माध्यम से भेज रहे हैं, तो ये मान के चलेंगे कि अगर एक कॉपी नहीं मिलती तो उसको दूसरी या तीसरी कॉपी ज़रूर मिल जाएगी। जो विदेशी बिल होता है उसमें जो टिकट लगती है वो भी 2 बार लगती है। एक बार जो लेखक है, जो ड्रॉअर है, उसने जिस देश में लिखा है वहाँ पे, और दूसरी बार विदेश में। तो इसका जो नमूना है, जो स्पेसिमेन कॉपी है, वो यहाँ पे नीचे दी हुई है फॉरेन बिल की। इसके बाद है अदर काइंड्स ऑफ बिल। अदर काइंड्स ऑफ बिल क्या है, अकोमोडेशन बिल सबसे पहले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल जो वास्तविक प्रतिफल है, जो बिना वास्तविक प्रतिफल के लिखा जाता है। कैसे, जैसे एक व्यक्ति है ए और एक है बी, तो बी कहता है बी को पैसे की ज़रूरत है और ए से पैसे मांगता है। ए कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मेरे ऊपर क्या लिख दो, बिल लिख दो, मतलब बिल दोगे, अगर मैं बिल एक्सेप्ट कर लूँगा और आप वो बिल उस व्यक्ति को दे देना जिस व्यक्ति से आपने पैसे देने हैं। तो उसने क्या किया, वो बिल लिखेगा, ए उसको स्वीकार करेगा और वो सपोज सी व्यक्ति को पैसे देने थे बी ने, तो बी ने वो बिल किसको दे दिया, सी को दे दिया कि मैच्योरिटी टाइम पे ये पैसे तुम ए से ले लेना, और उसने स्वीकार कर लिया। क्योंकि हो सकता है ए की गुडविल बहुत अच्छी हो मार्केट में और उसको लगता है कि हाँ मेरे को ये पैसा इस टाइम पे मिल जाएगा। तो किसी की आर्थिक सहायता के लिए ऐसा बिल लिखा जाता है, व्यापारी की आर्थिक सहायता के लिए, जो बिना वास्तविक प्रतिफल, मतलब ए और बी में कोई भी ऐसा लेन देन नहीं हुआ था फिजिकली, सिर्फ एक व्यक्ति की सहायता के लिए उसने बोल दिया कि मेरे पे आप बिल लिख दो, मैं स्वीकार कर लूँगा और जिसको भी पैसे देने हैं उसको ये बिल दे देना और उस टाइम पे पेमेंट फिर मिल जाएगी। एट प्रेजेंट मेरे पास पैसे नहीं है। तो अगर इस टाइप की किसी व्यापारी की हेल्प करनी है और तो ऐसी सहायता के लिए जो बिल लिखे जाते हैं उन बिलों को क्या बोलते हैं हम, अकोमोडेशन बिल बोला जाता है। नेक्स्ट है इनोकेट बिल, अपूर्ण बिल। इसमें क्या होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक जो बिल है वो हस्ताक्षर करके उसके ऊपर स्टैंप लगा के और जो ब्लैंक छोड़ के, जो अमाउंट होता है उसको ब्लैंक छोड़ के दे देता है, जैसे ब्लैंक चेक होता है, साइन करके दे दिया, तो उसके ऊपर जिसको हमने ये साइन करके ऐसा चेक देते हैं तो वो अपने आप क्या लिख लेता है, अमाउंट लिख लेता है। ऐसे ही ये डॉक्यूमेंट होता है, ऐसे ही ये बिल होता है कि यहाँ पे जो खाली जगह छोड़ी हुई है वहाँ पे वो व्यक्ति स्वयं उसको पूर्ण करेगा। इसके बाद है अनडेटेड बिल, मतलब जिसके ऊपर बिल के ऊपर डेट लिखना जरूर होता है, क्योंकि डेट के बाद ही जिस डेट को बिल लिखा जाता है और उसमें लिखा होता है कि आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तभी तो मैच्योरिटी पीरियड का पता चलता है कितने दिन बाद हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो अगर डेट नहीं लिखी हुई धारी, निर्माण या स्वीकृति की तिथि को क्या करता है, फिर डाल सकता है, मतलब जो होल्डर है फिर उस डेट को डाली जा सकती है। लेकिन जो डेट है वो ये माना जाए कि नॉर्मली माना जाता है कि हो सकता है वो लिखनी भूल गया हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर बिना डेट का बिल लिखा हुआ है तो सामने वाला व्यक्ति जो होल्डर, अगर हम उसको कहीं ट्रांसफ़र करते हैं तो वो उसको लेने से मना भी कर सकता है। नेक्स्ट है एम्बिगियस बिल। इसमें क्या होता है, ऐसे विपत्र ऐसे ढंग से लिखा गया हो उसे या विपत्र या प्रतिज्ञा पत्र दोनों ही समझा जा सके, मतलब जो संदिग्ध है, जिसका पता ही नहीं कि ये प्रॉमिसरी नोट लिखा हुआ है या फिर ये क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ है। विपत्र लिखने वाला लेखक और देनदार दोनों एक ही स्थिति में हो,
देनदार कोई कल्पित व्यक्ति भी हो, मतलब वो व्यक्ति कोई कल्पित है, एक्चुअल में है ही नहीं, ऐसा कुछ है, तो हम उसको बोलते हैं एम्बिगियस बिल। इसके बाद है कल्पित विपत्तर। कल्पित में क्या होता है कि कल्पना की गई है, एक्चुअल में वो चीज़ नहीं है। जब किसी विपत्तर को लिखने वाला या जिसके ऊपर लिखा जा रहा है भुगतान पाने वाला कोई भी व्यक्ति कल्पित हो, चाहे ऐसा व्यक्ति जीवित भी न हो, तो ऐसी जो बिल है हम उसको क्या बोलते हैं, कल्पित विपत्तर। लेकिन ये बिल क्या होता है, यथाविधिधारी के हितों की रक्षा करता है। यथाविधिधारी कौन होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर आगे पॉइंट आएंगे। होल्डर क्या होता है, जिस व्यक्ति के पास ऐसा कोई बिल है। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन व्यक्ति होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, 4 कंडीशंस को अगर वो पूरा कर ले, जैसे उसने मैच्योरिटी से पहले, कंसिडरेशन के बदले में, प्रतिफल के बदले में और मैच्योरिटी टाइम से पहले गुड फेथ में अगर स्वीकार किया है बिल को, तो हम उसको क्या बोलेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसको पता ही नहीं था कि मेरे को जो बिल दिया जा रहा है, जो पेमेंट करने वाला व्यक्ति है वो एक्चुअल में है ही नहीं, कि बिल लिख के दे दिया लेकिन पेमेंट जो देने वाला व्यक्ति है वो एक्चुअल में नहीं है, तो कोर्ट क्या करता है, उसकी रक्षा करता है कि उसकी पेमेंट फिर उस व्यक्ति को करनी पड़ेगी जिस व्यक्ति ने ऐसा बिल उसको ट्रांसफ़र किया गया है। इसके बाद है डॉक्यूमेंट्री बिल। डॉक्यूमेंट्री बिल क्या होता है कि ऐसा विपत्र, ऐसा बिल जिसके साथ जो शिपिंग के डॉक्यूमेंट है, बिल ऑफ लैंडिंग है, इंश्योरेंस पॉलिसी, इनवॉइस है, जो भी इनवॉइस होता है माल से रिलेटेड, वो सारे डॉक्यूमेंट भी बिल के साथ में लगे हुए हैं, ऐसे बिल को बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री बिल। और लास्ट है बैंकर ड्राफ्ट। ये एक ऐसा विपत्र होता है जो एक बैंक अपनी शाखा को या दूसरे बैंक को एक निश्चित रकम निश्चित व्यक्ति और उसके आदेशित व्यक्ति को देने की क्या देता है, आज्ञा देता है। मतलब एक बैंक दूसरे बैंक पे लिखता है, एक बैंक किसी दूसरी बैंक की शाखा में लिखता है, अमाउंट फिक्स है और फिक्स व्यक्ति को देने की क्या देता है, ऑर्डर करता है, उसको बोलते हैं बैंकर ड्राफ्ट। तो ये अदर टाइप्स के क्या थे, बिल थे।